तो काका हाथरसी जैसे जो कवि हमारे सुंदर नगर में बिल्कुल समता है, बराबर है। मैं बहुत छोटा था तो काका हाथरसी जी के साथ मेरे एक मित्र थे, उनका बहुत आना जाना था। तो मैं उनके दर्शन तो नहीं कर सका, जो उनकी कहानियां बहुत सी मेरे को उनके माध्यम से मिली है। एक बार उनकी पत्नी ने बोला कि बनैन उनकी फटी हुई थी कि जा बाजार से ले आओ बनैन। तो बनैन जब बाजार से लाने लगे वो, तो उसके पीछे के बैकग्राउंड की बहुत कहानी, उसी को आधार मान करके मैंने एक कहानी लिखी है, ये कहानी। तो जो इसमें जो चरित्र मैंने वर्णन किया है इस कहानी में, वो अपने को बुरा न मानेंगे। और हमारे एक उसके बीच का जो उनका करैक्टर है, आपस में लोगों को हंसाना और बहुत मतलब मनोरंजन करना, एक बहुत बड़ा आज के समय में एक बहुत बड़ा उद्देश्य है उनका। उसी को लेते हुए बस छोटी सी कहानी, किस्सा दो भाइयों का, बड़का और छोटका, आपस में दो भाई भाई। इनके पिता का नाम गंगाराम है, इसलिए इन दोनों को गंगाराम एंड सन्स भी बोलते हैं। हिमाचल के एक छोटे से बाजार में रहने वाले दोनों भाई अपनी हंसी मजाक के कारण जितने बाजार में जाने जाते थे, उतने ही अपने ही घर में उन्हें तवज्जो कम दी जाती रही। एक ही मकान में दो हिस्सों में बंट रखा था, एक हिस्से में दोनों रहते थे। दोनों का प्यार भी बहुत है, परंतु दोनों में से एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा है, तो वह लोगों को हंसाने में, लोगों को कौन अधिक हंसा सकता है, इसकी उन दोनों में ठंडती आई थी। दोनों का हाल यह था कि दोनों ही की पत्नियां इनकी हंसी मजाक के कारण दोनों को ही मूर्ख समझती थी। कई बार उन्हीं के मुंह पर बोल भी देती, वे तो यहाँ तक कह देती हैं कि हम दोनों को यही मूर्ख पति मिले। एक दिन दोनों बहनों ने शर्त लगाई कि किसका पति कितना बड़ा मूर्ख है, उन्हें बाजार में कुछ खरीदने के लिए अलग अलग भेजा जाए, देखते हैं कि कौन कितना बाजार में ठगा जाता है। इन दोनों को एक दूसरे की बात का पता नहीं दिया गया और प्रतियोगिता आरंभ हो गई। इन्हें बाजार से एक बनियान खरीदने को लानी है। उनकी जेब में 50 का नोट दिया गया। दोनों बहनों ने तय किया कि बारी बारी से इन्हें भेजेंगे और इन्हें कोई भी एक दूसरे को खबर तक ना हो, पहले बड़ा जाएगा फिर छोटा जाएगा। बड़का को उसकी पत्नी पुकारती है, अजी सुन रहे हो? जब कोई आवाज नहीं आई तो फिर बोले, मिठू के बापू सुन रहे हो? बड़का भागता हुआ तुरंत अपनी पत्नी के पास पहुंचा। जी हजूर। यूं बोलो, क्या आदेश है? इस नाचीज को क्यों याद किया जा रहा है? देखो जी, यह लो 50 रुपए और बाजार से अपने लिए एक बनियान लानी है। अरे 50 में कोई बनियानी आती है कि आजकल? बस घर में ही ना हो गई ना, बाहर तो बोलती बंद होती है, जाकर भाव तोल करना चाहिए। 40 में भी ही बनियान आती है। कल चिंटू के पापा ने 40 रुपए की बनियान लाई थी। बड़के ने अपनी पत्नी की ओर देखा, उसे कुछ दाल में काला लगा, परंतु यह क्या करता, हाँ में हाँ मिलाई और चल दिया। जेब में 50 रुपए का नोट, सोचने लगा कि कुछ पैसे अपने ही डाल रखूं, परंतु डर लगने लगा कि कहीं पत्नी ने देख लिया तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा। शर्त लगाई कि वह उस अवश्य नजर डाल रही होगी। वह चलता गया। उसे अपने बापू गंगाराम की बात याद आई। देख बेटे, पत्नियां हमेशा ही अपने पति पर शंका और नजर रखती आई है। एक बात सुनाता हूँ। जब मैं 75 वर्ष का हुआ तो पत्रकार घर पहुंचे यह जानने के लिए कि आप इस उम्र में भी इतने चुस्त और फुर्तीले कैसे हैं, आपकी सेहत का क्या राज है? मैंने उन्हें उत्तर दिया, जब मेरी शादी हुई थी तो हम दोनों ने एक समझौता किया था कि हम आपस में लड़ेंगे नहीं, झगड़ेंगे नहीं। अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसकी सजा का यह होगी कि गलती वाले को 5 किलोमीटर पैदल चलना होगा। सो गलती पर मुझे ही ठहराया जाता रहा है, क्योंकि स्त्रियां अपनी गलती कभी नहीं मानती, मुझे ही अपनी माननी पड़ती है। और मैं शर्त के अनुसार 5 किलोमीटर पैदल आज भी चलता हूँ, यही मेरी सेहत का राज है। मैंने पूछा, ठीक बापू, यह तो अच्छी बात है,
आगे सुन, पत्रकारों ने फिर पूछा, अच्छा यहाँ तो आपकी सेहत का राज है, आपकी पत्नी भी तो चुस्त दुरुस्त है, उनका क्या राज है? भाई उसकी सेहत का भी यही राज है। जब मैं अपनी शर्त के अनुसार 5 किलोमीटर पैदल जाता था तो वह चुपके चुपके पीछे आती रहती थी कि मैं भी कहीं बीच में तो नहीं मुड़ जाऊं। यह बात याद आते ही बड़का मुस्कुराया और पीछे मुड़कर देखने लगा कि पत्नी उसका पीछा तो नहीं कर रही है, फिर भी मुझे सतर्क रहना चाहिए, पत्नियां कुछ भी कर सकती हैं। सोचते हुआ अपनी यादों का आनंद भी ले रहा था। तुरंत ही बाजार में पहुंच बैठा था। सुबह का समय, बाजार अभी खुला ही होगा, सभी दुकानदार सफाई वगैरह कर रहे थे, अपनी अपनी दुकान का सामान ठीक जगह पर लगा रहे थे। साथ में हर व्यक्ति पर नजर रखे हुए थे कि अगर ग्राहक होगा तो उसे अपनी ओर खींच ले, दूसरी दुकान की ओर नहीं जाना चाहिए। ठीक उसी तरह से जैसे नदी के किनारे बगुला एक टांग पर खड़ा भक्ति के मगन रहने पर ढोंग करता है, नजर उसकी मछली पर रहती है। मछली आई नहीं कि उसकी चोट ने पकड़ी नहीं। बस दुकानदार भी सुबह ही झाड़ पोंछ करने में साथ धूप अपनी दुकान की चारों ओर घुमाकर ग्राहक के लिए भगवान से प्रार्थना करने में लगे हुए थे। लाला बनारसी उसकी एक आंख भी रामदेव की तरह कभी खुलती कभी बंद रहती थी। ने अपनी दुकान के बाहर बड़के को देखा तो वह दोनों हाथ जोड़कर बड़के के पास खड़ा हो गया। आइए गुरुजी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बनारसी का नींव रहा है कि वह अपने पहले ग्राहक को हमेशा कुछ ना कुछ देते ही हैं, चाहे उसे घाटा ही क्यों ना हो जाए। पहले ग्राहक को भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता मानता था, यह सब बड़का जानता था। पहला ग्राहक और वह भी ब्राह्मण बनारसी के बड़के के पांव छुए। बनारसी ने बड़के के पांव छुए। बड़का बहुत खुश, सोचने लगा कि आज काम बन गया, कुछ तो होगा ही, घर वाली भी खुश हो जाएगी। आशीर्वाद भाई। यार बनारसी, मेरे पास बनियान होगी, तेरे पास बनियान होगी मेरे साइज की? आइए गुरुजी, इतने दिनों बाद आए हैं, क्यों नहीं होगी? उस ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ है। आपको अपने साइज की पहनने के लिए चाहिए ना? हाँ, पहनने के लिए ही चाहिए। अच्छा ये बताओ, बनियान का क्या करते हैं, पहनते हैं या लंगोट लगाते हैं? बनारसी जोर से, अच्छा आप तो गुरुजी किसी को भी नहीं छोड़ते। अच्छा आपको क्या साइज लगता है? साइज तो लगता नहीं, परंतु 100 नंबर देते। बनारसी ने 100 नंबर की बनियान निकाली। साहब यही बनियान है जिसे शाहरुख खान पहनता है, जिसे सलमान खान पहनता है, लेकिन आज तक फटी नहीं। बस नहीं चाहिए। अरे दूसरों की बनियान पहनी हुई मैं क्यों डालूं, क्यों पहनूं? पहले ही आज सरकार इन्हें बाहर कर रही है और तुम इनकी बनियान मुझे डालने को? अरे नहीं चाहिए, कुछ और दिखा। गुरुजी आप तो मुझे नहीं छोड़ेंगे, आप मेरे आज के पहले ग्राहक हैं, भगवान ने आपको मेरे यहाँ भेजा है। हाँ, भगवान ने मेरे से तो बात नहीं की, परंतु पत्नी से बात उसी ने भेजा है। अच्छा बताओ कितने की पड़ेगी? गुरुजी आप पहले ग्राहक आए, मैं इसे 100 रुपए की बेचता हूँ, मैं आपकी कदर करता हूँ, आपसे 75 रुपए दूंगा। बड़का को अपनी पत्नी की बात याद आ गई, भाव तोल करना। देव बनारसी, मेरे पास 50 रुपए हैं, चाहे तो मेरी जेब देख लो, इससे ऊपर मैं नहीं दे सकता, चाहे तो 2 या मैं अगले के पास जाऊं। अरे गुरुजी कैसी बात करते हो, आप भगवान के भेजे हैं, मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। बोलते हुए बनियान पैक कर। बड़के को लगा कि यह तो इससे भी कमा रहा होगा, जो 50 रुपए में मान गया, और उधर पत्नी की बात भाव तोल कर लेना चाहिए। देख भाई बनारसी, अगर भगवान का आदमी आप मुझे मान ही रहे हो तो एक नहीं 2 दे दो। बनारसी चुप हो गया, सोचने लगा कि भगवान ने आज पहले ही कहा को उसकी परीक्षा के लिए तो नहीं भेजा है। उदास हो गया, मन ही मन भगवान को याद करने लगा। सामने लक्ष्मी की तस्वीर की ओर देखा और मन में नमस्कार किया और एक बनियान और पैकेट में डाल दी। दोनों हाथ से नमस्कार करके वो बोला, गुरुजी आप मेरी परीक्षा करने आए हो, मैं आपको खाली हाथ नहीं भेज सकता, लीजिए 2 बनियान दे रहा हूँ, और सुनो अगर 1 साल में फट गई तो इसे बदल भी दूंगा। कंपनी की ओर से, कंपनी और मेरी दुकान आपके ही भरोसे चल रही है। बनारसी ने 2 बनियान का पैकेट बड़के को पकड़ाया,
दोनों हाथ जोड़कर पांव में हाथ लगा करके खड़ा हो गया। बड़की के मन में आया कि दुकानदार कभी भी अपने को घाटा नहीं कर सकता, या इसमें भी कमा रहा होगा। सोचने लगा कि 2 के बदले 3 मांगनी चाहिए थी, उससे गलती हो गई, और चलो अब जो हो गया सो ठीक है। जाने लगा तो बनारसी ने कहा, गुरुजी 50 रुपए तो दे दीजिए। अरे मैं अक्सर पैसे देना भूल जाता हूँ। हंसते हुए 50 का नोट बनारसी को थमा दिया। बड़का बनियान को घर ले जाते हुए सोच रहा था कि अभी भी उसने इसमें कुछ कमा ही लिया होगा। चलो घर चलते हैं, देखते हैं मैं अपने मिशन में सफल भी हुआ कि नहीं। एक तो स्त्री जात ही ऐसी है, हमेशा ही शक करती रहेगी, उन्हें अपनी सिवा किसी पर विश्वास नहीं हो सकता है। मेरे बाबा गंगाराम भी ठीक ही बोलता था। वह जा ही रहा था कि रास्ते में भाई छोटका आता दिखाई दिया। उसने जल्दी से अपना बनियान का पैकेट कमीज के बीच में छुपा दिया ताकि उसे पता ही नहीं चले कि वह कहाँ गया था। पत्नी ने तो नहीं भेजा था। उसकी ओर मुस्कुराने लगा। अरे छोटका कहाँ जा रहा है सुबह सुबह? जोश में बड़का ने बोला। छोटका भी तो उसे अपने बारे में पत्नी का सताया हुआ नहीं बताना चाहता था। गोल मोल ही उतर दिया। बस यूं ही बाजार जा रहा हूँ। तुम कहाँ से जाके आए? अरे मैं भी इसी तरह से जाके आया। देखने गया था कि कितनी दुकानें सुबह खुलती है कि बंद होती है। छोटा मन ही मन सोचने लगा कि मेरे को मूर्ख समझता है। ठीक है, मैं भी देख के आऊं। बड़का घर की ओर से छोटका बाजार की ओर चल पड़ा। छोटका बाजार में सीधे बनारसी की दुकान में गया। बनारसी आगे भी भगवान को याद कर रहा था, धूप दीप कर रहा था। बड़का द्वार दिए गए 50 के नोट को धूप के आगे पूजा करते गले में डालने लगा। तो बार छोटों को देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि दोनों भाई मेरी दुकान में सुबह सुबह दुकानदारी के मुहूर्त में। आइए साहब, आज बनारसी जी एक बनियान चाहिए, बहुत बढ़िया। बनारसी समझ गया कि दोनों भाइयों की आपस में जानकारी नहीं होगी, नहीं तो इसने अपने भाई का जिक्र अवश्य करना था। आज सारे परिवार की बनियान की फटी है। अब मैं भी इसी से उसी के भाई के पैसे पूरे करूंगा। हाँ, अच्छा हुआ भाई साहब, बहुत बढ़िया बनियान दिखाऊं या चलती फिरती अपने को ही चाहिए तो बहुत ही बढ़िया दिखाऊं। अपने ही को चाहिए, दान थोड़े करनी है। बहुत बढ़िया दिखाओ। सामने से एक डिब्बा निकाला, उसे छाड़ा, खोला। देख भाई, यह बहुत बढ़िया बनियान है। सच बताऊं तो हमारा चीफ मिनिस्टर यहीं से मेरी दुकान से अपनी बनियान को ले जाता है, डिब्बे के डिब्बे। उन्हें बहुत पसंद है। देख आपको कितना नंबर लगता है? 100 नंबर ही लगेगा जी, 100 नंबर लगेगा। चीफ मिनिस्टर ले जाता है। बनारसी जी, मैं कोई चीफ मिनिस्टर से कम थोड़े हूँ। बनारसी समझ गया कि उसका तीर काम कर गया है, ठीक निशाने पर लग गया है। यह देखो बनियान कितनी मुलायम है, मखमल की तरह है। मैं इसे किसी खास आदमी को दिखाता हूँ। कीमत कितनी? भाई आपसे थोड़े ज्यादा लेंगे। चीफ मिनिस्टर से हम 300 रुपए लेते हैं। आप घर के आदमी हैं, आपसे 200 रुपए ही लेंगे। MRP तो 400 है, एकदम फिक्स, इससे कम नहीं हो सकते। वैसे मेरे पास 50 की भी है, 100 की भी है, परंतु आपकी हैसियत से ही मैंने यह डिब्बा खोला है। ले जाओ भाई, याद रखोगे। चल जल्दी से एक पैक कर दो। 200 रुपए देकर छोटका बहुत खुश हो रहा था। वही बनियान पहनेगा जो चीफ मिनिस्टर पहनता है। उसकी पत्नी को क्या पता बनियान क्या होती है। कई प्रकार की कल्पना लेकर घर की ओर बड़े उत्साह के साथ जा रहा था। दोपहर को जब बहनें घर में काम कर काज की से फारिग होकर आपस में मिली तो बात ही बनियान से आरंभ हुई। छोटी बहन बड़े गर्व से अपनी बड़ी बहन से बात करने लगी। दीदी, मेरे पति देव तो वह बनियान लाए हैं जो मुख्यमंत्री पहनता है। अरे इतनी सॉफ्ट बनियान है, हाथ लगते ही उंगली में गुदगुदी होने लगती है। अरे वाह, क्या बात है, मुख्यमंत्री यहाँ से ले जाता बनियान। अरे दुकानदार मेरे पति को बता रहा था कि मुख्यमंत्री जब यहाँ पढ़ता था तब से ही बनियान उसी से लेता था और आज तक। अरे क्या बात है, बनियान पाकर हमारे देवर भी एक दिन मुख्यमंत्री न सही तो मंत्री तो बन ही जाएंगे। अच्छा बता भला बनियान। छोटी जल्दी से अंदर गई, बनियान का वाला डिब्बा ले आई। डिब्बा देख तो बड़ी को लगा कि ये तो यही डिब्बा है जो मेरे पति देव लाए हैं।
डिब्बा खोला तो बनियान भी वही लग रही थी। अरे तेरे जेठ भी यही बनियान लाए हैं, सारे ही मुख्यमंत्री बनियान पहनेंगे। वाह वाह, वही 100 नंबर, वही मुलायम। अच्छा ये बताओ कितने की लाए? पहले तुम बताओ, तेरे पति देव कितने की लाए? मेरे पति देव पैसे के मामले में बहुत कंजूस हैं, ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते। इस बार 400 MRP है, मुख्यमंत्री 300 लेते हैं, मुख्यमंत्री से 300 लेता है, तो तुम मेरे पति देव के सामने तो बड़े बड़े आकर के झूठते हैं। उसने 200 रुपये लिए। 200 रुपये? छोटी ने इस तरह से बोला कि उसके पति ने जैसे बड़ा तीर मारा हो। बड़ी मुस्कुराने लगी, लेकिन चुप रही। सोचने लगी अगर कीमत बता दूं तो इनके घर में तो घोर ही दूध छिप जाएगा, जैसे अक्सर होता है। वह चुप रही। जेठ जी कितने में लाए हैं बताओ ना दीदी, तुम्हें मेरी कसम। बड़ी की मुस्कुराहट देख छोटी को कुछ शक तो पड़ ही गया। कीमत बताने के लिए वह बार बार आग्रह करने लगी। आखिर में उसने बताना ही पड़ा। अच्छा एक शर्त पर बताती हूँ कि तुम अपने पति को इस बारे में नहीं पूछेगी। हाँ नहीं पूछेगी? क्यों नहीं पूछूंगी? कीमत बताने पर ही हार जीत का फैसला भी तो होगा ही। दीदी तेरे पति ने 200 रुपये की एक लाई है और मेरी पति बोलते बोलते चुप हो गई। हाँ बताओ बताओ। हाँ बताती हूँ, सब्र कर। मेरे पति देव ने 50 रुपए की 2 लाई है। अरे दीदी क्या बोल रही है तू? मुझे मालूम है तू मेरे साथ झूठ नहीं बोल सकती, फिर भी बता देना 50 रुपए की 2 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अरे हुआ है, उनकी जेब में केवल 50 रुपए ही थे। बेबी घर में झूठ नहीं बोलते। छोटी चुप हो गई। थोड़ी देर दोनों बहनों में औपचारिक बात हुई। छोटी को लगा कि वह कब घर जाए और वो अपने पति देव को। शाम को सब अपने अपने घर में थे। बड़ी ने अपने पति से सब किस्सा सुना दिया। छोटका ने अपनी पत्नी को गलत ठहराया। तुम्हें मालूम है तुम्हारी छोटी बड़का पर फूल बरसाएगी, देख लेना। सबका अपना अपना अंदाज होता है, तुम्हें सब बताना ही नहीं चाहिए था। तभी ऊपर छत पर से एक बड़ी सी आवाज सुनाई दी। ऊपर छत पर छोटका एक परिवार रहता था, बड़के का परिवार उसके नीचे रहता था। पतिदेव जी हम दोनों में इसी तरह पर शर्त लगाई थी, मुझे तो बताना ही पड़ेगा। बस पहले एक आवाज आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अरे लग रहा है ऊपर युद्ध आरंभ हो गया है, अब देखते जाओ कहाँ ये युद्ध विराम होता है। आवाजें अर्धरात्रि तक सुनाई देती रही। आज बच्चे भी घर पे नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि किचन के बर्तन कभी इधर से उधर चल रहे थे, कभी उधर से इधर। सुबह छोटका घर से बाहर ही नहीं निकल रहा था। बालकोनी में बड़का की नजर जब उस पर पड़ी, टलते हुए पड़ी, तो उसका मुंह एक ओर से बुरी तरह से फूला हुआ था। देखते देखते बड़के ने आवाज लगाई, छोटे ओ छोटे। आवाज कौन सुना करते हुए छोटा सरपट अंदर की ओर भागा। उसी दिए गए घर का बेटी रंग का डाय बेटी रंग का डाय खाली पड़ी है। हाँ जी जी, नहीं बहुत जबरदस्त। पता नहीं जब दस्ता है कि नहीं। दोनों प्रोग्राम से जब हुआ तो मैं बोला कि घर पे ही लिखी जाए ये कहानी, घर से ही आरम्भ हुआ। तो मैंने ये विशेष और बोलना था, बोलूँ? हाँ जी, वो बात ये थी कि हमारा कार्यक्रम 2012 से हो रहा है। 2012 से हमारी संस्था बनी है और हमारे जो 3-4 मित्र हैं हमारे, गंगाराम संत हुए, कृष्ण चंद्र माधवीय जी हुए, इन्हीं के विचारों से ये संस्था बनी है और इसी संस्था से तब से लेकर के काम चल रहा है। और एक बात ये मैं बताऊं, आप लोग भी सभी आते थे, जितने आज की उपस्थिति सुबह है उतनी कभी नहीं रही है। इसलिए हम डरते थे खाना खाने बोलने के लिए, बच जाता था हमारा खाना। हमने ये बोला, हमने अपने बेटी को बोला भैया 30 आदमियों का लाना। और हमने जब देखा
तो अर्धशतक पार कर गए हैं, अर्धशतक लग गई है। मेरे को खुशी हुई है। और आप इस पे ये ऐसा नहीं सोचे नहीं ऐसा नहीं सोचे, क्योंकि ये घर ऐसा है और यहाँ से पूरे खुश होकर के हम देख के गए हैं आज तक। यहाँ गोरख डिबिया है यार। हाँ गोरख डिबिया है। मैंने बोटी जी को फोन किया कि भाई तू 100 आदमियों का खाना लेके आना, अगर बच भी जाएगा तो काम किसी को बांट देंगे। आज हम बड़े खुश हुए। माँ देवी ने बोला कि उनको बोलो 100 आदमी बोला, मैं उनको 50 का बोला, 100 बोला। तो हम उनको बोल दिए हैं आपको खूब डट के खाना है। तो मैं ये बीच में अपनी उत्सुकता को कहानी, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, उत्सुकता को जाहिर करने के लिए कि आज हमारा एक घर भरा पूरा भरा है, कोई कुर्सी खाली नहीं है और हमें अत्यंत खुशी हो रही है। इनका एक हॉल और भी है जहाँ 400 आदमी का इंतजाम है। अगली बार हम पंकज सूद जी से प्रार्थना करेंगे कि वो हॉल हमें दे दे और हम मेरे घर 400 आदमी आए, 400 आदमी का लाने की कोशिश करेंगे, आएंगे, हमें अच्छा लगेगा। अब कहानी लिखने में कितना टाइम लग गया था आपको? 2 साल कहानी लिखने में कितना समय लग गया आपको? ये वाले छुटका और एक रात तो लगती है, एक रात लगती है, फिर सुबह उसकी पॉलिशिंग होती है हर एक कहानी की, तो हो जाती है। जब वो निकलती है एक दिमाग से तो वो लगातार लिख लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अब हाँ एक और बात, ये जो माइक चल रहा है, ये हम सब ने यही प्रयत्न किया कि हमारे पास अपना माइक होना चाहिए।